मॉर्निंग 8th क्लास। आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाया जा रहा है और भारतीय संविधान में हम लोगों ने अब तक जिन जिन चीजों का अध्ययन किया है उसके बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि आप लोगों ने भारतीय संविधान में पहली बात तो संविधान की क्या परिभाषा है और परिभाषा के बाद जितनी चीजें भारतीय संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, नेपाल में संविधान को लेकर क्या चीज हुई थी, क्या घटनाक्रम हुए थे, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेपाल में सबसे देरी से संविधान का निर्माण हुआ, ये हम लोगों ने जाना। साथ ही भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है और कौन कौन से लक्षण है इनके बारे में हमने बात करना शुरू की थी। संविधान सभा की बैठक जो है, संविधान सभा की बैठक दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की बैठक में जो मुख्य लोग थे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ ही संविधान में कौन से प्रमुख लक्षण है, उसमें संघवाद के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। पहला लक्षण जो था वो संघवाद था, तो इसके कुछ पॉइंट और मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, संघवाद भारत राज्यों का संघ है, ये पहली लाइन लिखी हुई है भारतीय संविधान में कि भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा क्षेत्रफल और उसमें वो देश जो है वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है। इन प्रांतों में बटना, विभाजित होना और विभाजित होकर इन प्रांतों को स्थापित करना संविधान का मुख्य लक्ष्य था। देखिए, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 तरह की सरकार थी और बाद में आगे जाकर ये 3 स्तर पर हो गई, केंद्र और फिर प्रांतीय सरकार हो गई। तो केंद्र, संघ का मतलब केंद्र, फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार। अब केंद्र के स्तर पर जो है वो काफी सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं, फिर राज्य के स्तर पर भी काफी सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। केंद्र स्तर में एक सरकार होती है, केंद्र सरकार, जो पूरे देश को संचालित करती है, लेकिन इसके साथ ही प्रांतों को भी स्वतंत्रता दी गई, प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, जिससे कि केंद्र सरकार अपने कानून जबरदस्ती प्रांतों पर नहीं थोप सके। जबरदस्ती ये नहीं कह सके कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो केंद्र सरकार कहती है। इसलिए भारतीय संविधान में प्रांतों को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी गई है। प्रांत जो है वो भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, इनके लिए अलग नियम और कानून बनाए गए हैं। ये प्रांतीय सरकारें अपने स्तर पर चुनाव करवा के अपने स्तर पर सरकारें बनाते हैं और भारतीय संविधान के अनुसार ही ये प्रांतों को संचालित करते हैं। प्रांतीय लोगों के लिए उनके अनुसार कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं। देखिए, संघवाद में संघ सूचियां और कुछ राज्य सूचियों में अलग अलग विषयों को विभाजित किया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि रक्षा जैसा मामला है, रक्षा मंत्रालय, उनमें सिर्फ कानून केंद्र सरकार बना सकती है। जबकि यही अगर मैं उदाहरण देता हूँ आपको प्रांतीय सरकार का, तो प्रांतीय सरकार में पुलिस जैसा डिपार्टमेंट जो है या पुलिस जैसी सेवा है जिसमें कानून जो है वो राज्य सरकार बनाती है, इसमें केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई। संघवाद के अंतर्गत केंद्र अपने स्तर पर काम करता है, राज्य अपने स्तर पर काम करता है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम करती है। राज्यों को संघवाद में पूर्णता स्वायत्तता प्रदान की गई है। राज्यों को पूर्णतया स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, राज्यों को पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसी प्रकार से राज्य जो है वो अपने स्तर पर काम कर सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव जो है वह नहीं होता है। वो अपने स्तर पर अपने राज्य के लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है संघवाद। अब अपन दूसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, संसदीय व्यवस्था। ये संसदीय व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
विद्यार्थियों, अब हम संसदीय शासन पद्धति के बारे में जानते हैं कि संसदीय शासन पद्धति जो दूसरा लक्षण है वो क्या है। तो संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माता ये अच्छी तरह जानते थे, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो ये अच्छी तरह जानते थे कि भारत जो है वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में जिंदा रहा है, वह संघर्ष चल रहा है और अब इन्हें वयस्क मताधिकार का प्रयोग देना चाहिए। वयस्क मताधिकार के प्रयोग के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को जो है वह वयस्क उम्र का होने पर अपना मतदान यानी अपने मत का प्रयोग करना जो है उनका आ गया था, अपने मतदान का प्रयोग करना उनका आ गया था। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया और प्रत्येक योग्य व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता था। चुनाव भी लड़ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति चुनाव मतदान का प्रयोग कर सकता है। संविधान निर्माता ने इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखा कि समाज में हर तरह के, हर वर्ग के, हर नस्ल के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं और किसी के साथ भी असमानता नहीं दिखाई जाए। सभी वर्गों को मतदान का पूर्णतः प्रयोग दिया जाए, मतदान का प्रयोग दिया जाए, जिससे कि किसी भी धर्म के व्यक्ति या जाति के वर्ग के व्यक्ति को ये महसूस ना हो कि हमें किसी ऐसे स्तर पर रखा गया है जहाँ हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है या जहाँ हमें उचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ठीक है, सबको मतदान का अधिकार दिया गया और सबको सम्मान भी दिया गया। साथ ही अब प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति जो है वो उनकी सीटें जो है वो फिक्स कर दी गई थी और संविधान के अनुसार अब प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ेगा और अपनी सरकार में अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा। सत्ता की साझेदारी किसी को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग की सत्ता में साझेदारी होगी, तभी एक ऐसी सरकार बनेगी जो जनसंख्या के हर हिस्से का ध्यान रख पाएगी, जनसंख्या के हर हिस्से की समस्याओं को समाधान कर पाएगी। तो संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन और उच्च सदन में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान होते हैं, चुनाव होते हैं, उन चुनाव को ये पूर्ण रूप से योगदान देते हैं चुनाव में और इन चुनाव में भरपूर रूप से अपना पूर्ण सर्वस्व योगदान देके इनको निश्चित रूप से एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय देते हैं। तो संसदीय व्यवस्था जो है वो पूर्णतः एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती है और पूर्ण रूप से ये जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना पूर्ण हिस्सा जो है स्थापित करती है। अगला जो लक्षण है वो ये है प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम लोग आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। वो ये है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण में शक्तियों का बंटवारा क्या क्या है। शक्तियों के बंटवारे में तो तीसरा ये पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। इस शक्तियों के बंटवारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो 3 है। पहला है विधायिका, ठीक है, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 भागों में हमने शक्तियों को बांट लिया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर यह हमारे विधायिका में सबसे पहले विधायिका के बारे में स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। विधायिका ये हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ हमारे निर्वाचित विधायिका में यानी इस विधानसभाओं में और हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, जो चुनाव करके चुने जाते हैं, जिसका हम चुनाव करते हैं वो चुने जाते हैं, वह हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। वह हमारे क्या होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा कार्यपालिका, इसमें ऐसे लोक कानूनों का निर्माण,
ऐसे लोग जो कानूनों को लागू करते हैं और उन संविधान में कोई नियम बने हैं तो उनको लागू करना है, तो वो लागू जो है वो कार्यपालिका में जो रहने वाले लोग हैं वो कानून को लागू करते हैं और शासन को संचालित भी करते हैं। यह कार्यपालिका के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो कानून को लागू करें और शासन को संचालित करने में योगदान दें। विधायिका में ये हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें MP भी हो सकते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो विधानसभा में यानी प्रांतीय सरकारों में बैठते हैं, ये केंद्र सरकार में होते हैं, केंद्रीय स्तर पर, और ये राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, दोनों स्तर पर होते हैं। और कार्यपालिका ऐसे जो कानूनों को लागू करने और शासन संचालित करने में योगदान देते हैं। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है तीसरा जो आम लोगों के लिए अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या, चाहे वो सरकार से हो, तो वो सरकार के खिलाफ भी केस कर सकती है, मुकदमा कर सकती है। तो न्यायपालिका ये आम लोगों के लिए है। यहाँ पर न्यायालयों की व्यवस्था होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय जैसे न्यायालय जो है उसमें स्थापित किए जाते हैं, इसमें इनका कार्य चलता है। तो ये न्यायालयों की व्यवस्था जो है वो न्यायपालिका कहलाती है। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया जिससे शासन को संचालित करने में अच्छी तरह से मदद मिल सके। ये महत्वपूर्ण है कि शक्तियों का बंटवारा हो गया था। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग व्यवस्थित तरीके से विभाजित कर दिया गया था। इनको विभाजित करने से विधायिका अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही थी, कार्यपालिका अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही थी, और न्यायपालिका भी अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही थी। इससे तीनों जो है वो व्यवस्थित तरीके से शक्तियों के बंटवारा करके ये इस सेशन को संचालित कर रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जो अगला लक्षण है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ये संविधान की आत्मा है या अंतरात्मा कहे तो भी एक ही बात होती। मौलिक अधिकार के बारे में जो है वो मैं स्पष्ट कर दूं मैं आपको, ये वो अधिकार है जो हमारे लिए यानी नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान में शासन को लेकर सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई कि केंद्र सरकार ये होगी, राज्य सरकार ये होगी, स्थानीय सरकार ये काम करेगी, और प्रधानमंत्री ऐसा हो गया, मुख्यमंत्री ये काम करेंगे, ठीक है, न्यायपालिका ये काम करेगी। सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन साथ ही मौलिक अधिकारों की एक विशेष हिस्सा जो मौलिक अधिकार का है वो आम नागरिकों को दिया गया कि ये आपके मौलिक अधिकार है, और इन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप लोगों को ये अधिकार है कि कहीं भी संविधान के किसी हिस्से में या सिस्टम से जुड़े हुए किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी या किसी मंत्री के द्वारा अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी, और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मौलिक अधिकार जो है वो सभी को समानता प्रदान करते हैं, सभी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इन मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। यानी ये कहा गया कि भारतीय संविधान में, संविधान या कानून की नजरों में किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का व्यक्ति या नस्ल का व्यक्ति होगा वो भारतीय संविधान के लिए समान होगा, समान व्यवस्था होगी उसके लिए, किसी प्रकार की कोई असमानता उसके साथ नहीं होगी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, सभी लोग भारतीय संविधान की दृष्टि में समान होंगे। दूसरा जो संविधान का अधिकार है, मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि अब हमें आजादी मिल चुकी थी तो सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का होगा, ठीक है, महिलाएं,
पुरुष, बच्चे, वृद्ध, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो भारत का है वो स्वतंत्र है, यह स्पष्ट कर दिया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायपालिका में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है उसके खिलाफ केस मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो भारतीय संविधान के दूसरे अधिकार में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक जो है वो स्वतंत्र है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म जो है वो स्वतंत्र है। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यह है कि भारत में 200 सालों से अंग्रेजों ने राज किया और खूब शोषण किया, लेकिन 47 के बाद ये कहा गया, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के बाद ये कहा गया कि किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा, चाहे वो कितना भी गरीब होगा, कितना भी अनपढ़ होगा, या वो किसी भी आदिवासी इलाके से भी होगा, तो भी उसका शोषण नहीं किया जाएगा, उसे सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर किसी महिला, किसी भी वर्ग के लोग, किसी जाति, किसी दलित समूह का अगर शोषण होता है तो वह मुकदमा दायर कर सकता है, जो शोषण कर रहा है उसका, शोषण के विरुद्ध अपील कर सकता है न्यायालय में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कहने का मतलब शोषण अगर हो रहा है तो उसके विरुद्ध अपना अधिकार है कि हम लोग जो है उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। तो ये तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि भारत जैसे राष्ट्र में बहुत सारे देश हैं, भारत जैसे राष्ट्र में बहुत सारे धर्म हैं जो अलग अलग अपने अपने सिस्टम सिद्धांतों से चल रहे हैं और लोग जो है वो अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है कि हिंदू धर्म ही मानना है या आपको मुस्लिम धर्म ही मानना है। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म माने, जो मुस्लिम धर्म को मानना है वो माने, जो ईसाई है, जो सिख है वो अपने अपने धर्म को अपने अपने पंथ को मान सकता है। हर व्यक्ति को धार्मिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया, किसी पर पाबंदी नहीं होगी, कोई धार्मिक झगड़े नहीं करेगा। इस प्रकार से सभी को स्वतंत्र कर दिया गया धार्मिक रूप से। इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का हक होगा। सभी, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो देश के हालात बहुत खराब थे, इसलिए शैक्षिक रूप से शिक्षित सभी को शिक्षित करना बहुत जरूरी था। खास करके निर्धन वर्ग जो बिल्कुल शिक्षा से वंचित थे उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। तो उनको शिक्षित किया गया, पूर्ण रूप से शिक्षित किया गया, सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित किया गया, और चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, सभी लोगों को शिक्षित किया गया। और सभी अपनी अपनी संस्कृति को मान सकते हैं, गुजराती हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, सभी अपने अपनी संस्कृतियों का सम्मान कर सकते हैं। रहन सहन, खाना पीना, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, सभी स्वतंत्र हैं अपनी अपनी संस्कृति को मानने के लिए। अंतिम जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है, ये संविधान का मूल मंत्र है। भारतीय संविधान भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, और मूल रूप से मतलब अधिकारों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें ये कहा गया कि अगर संविधान के किसी भी अधिकार को लेकर किसी भी व्यक्ति को अगर परेशानी है, समस्या है, तो वो इस अधिकार के तहत न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और संवैधानिक उपचार कर सकता है। मतलब संविधान में कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको संशोधित करवा सकता है। किसी भी नस्ल को लेकर, किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर कोई अगर नियम में कोई बदलाव लाना चाहता है तो वह न्यायालय की मदद लेकर इस अधिकार के तहत
संविधान में बदलाव करवा सकता है, संविधान के नियमों में कुछ संशोधन ला सकता है। हालांकि वो सबके हित में होना चाहिए, ये न्यायालय ध्यान रखेगा। लेकिन इन सभी चीजों में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार से ये 6 अधिकार जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर ले। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लक्षण जो संविधान के और मुख्य कौन से लक्षण थे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषकर इन मौलिक अधिकारों को ध्यान करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, कॉपी में नोट कीजिएगा। आज के लिए बस